दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बेहद भावुक और सुकून देने वाली कहानी, जिसका नाम है पिता की परछाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन लम्हों की याद दिलाती है जब जिंदगी की सादगी ही सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। इस कहानी के साथ आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे आराम की ओर बढ़ेंगी और दिल एक अनकही सी राहत महसूस करेगा। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी नींद लाने वाली कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपकी नींद को और भी मीठा बनाने आती है। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप वहां हैं, सुन रहे हैं और इस कहानी की दुनिया में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे आंखें बंद करते हैं और इस खूबसूरत कहानी के खेतों में खो जाते हैं। शहर की भीड़ में अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की कतारें थीं, लोग जल्दी में दौड़ते चले जा रहे थे और होर्डिंग्स पर मुस्कुराते चेहरे दिख रहे थे, पर उसकी आंखें कहीं और थीं, जैसे किसी और जगह अटकी हों। तभी इंटरकॉम की घंटी बजी। सर, एक बुजुर्ग आदमी आपका नाम पूछ रहे हैं। हाथ में कुछ है? बोले, जरूरी है। अर्जुन चौंका। भेज दो। 10 मिनट बाद एक सफेद कुर्ता पाजामा पहने दुबला आदमी भीतर आया। हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जो पीले रंग में हल्की नमी खींच चुका था। आप अर्जुन बाबू? उसने धीमे से पूछा। हाँ, गांव से आया हूं, रघुनाथपुर, आपके लिए लाया हूं। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। लिफाफा खुरदुरा था, जैसे समय की धूल उसमें जम गई हो। उस पर लिखा था, बेटा अर्जुन के लिए, पिता के अंतिम शब्द। उसके हाथ रुक गए, जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। खामोशियां जो बोलने लगीं। अर्जुन ऑफिस से सीधा घर नहीं गया। वह एक पार्क के बेंच पर बैठा रहा, देर तक, लिफाफा हाथ में लिए। यादें धीरे धीरे सिर उठाने लगीं। पिता की आवाज, जो कभी गर्मी में सिर पर टोपी पहनने को कहते थे, जो हमेशा खेत से लौटते वक्त अपने पैरों से मिट्टी झाड़ते थे और चुपचाप भीतर चले जाते थे। पिता से उसकी आखिरी बात शायद 8 साल पहले हुई थी। एक कड़वी बहस थी। पिता ने कहा था, तू शहर जाकर खुद को बड़ा समझता है, पर अपनी जड़ों को मत भूल। और अर्जुन ने जवाब दिया था, मुझे आपकी तरह खेतों में नहीं मरना है। उसके बाद मौन था, दोनों तरफ। पत्र के शब्द जब उसने लिफाफा खोला, उसमें एक कागज था, हल्के नीले रंग का, जैसे स्कूल की कॉपी का पन्ना। बेटा अर्जुन, तू दूर चला गया, शायद ठीक ही किया। मैं तुझे कभी रोक नहीं सका, न समझा सका कि खेत की मिट्टी में जो सुकून है वो शहर के कांच में नहीं होता। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं, बस एक बात रह गई, तुझे गले लगाना, तेरी शादी देखना और तेरे बेटे के नाम में अपना नाम सुनना। अगर कभी लौटे तो मेरी चारपाई खाली मिलेगी और चप्पल वहीं पड़ी होगी, तू उन्हें मत हटा देना, वो इंतजार करती हैं। पिता। अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो और भीतर की धूल उड़ने लगी हो। वापसी का निर्णय अर्जुन ने उसी रात ट्रेन का टिकट बुक किया। रघुनाथपुर, बिहार। 8 साल बाद वह उस गांव लौट रहा था जहां उसका बचपन पला, जहां खेतों में धूप में पिता की पीठ झुकी रहती थी और जहां उसने पहली बार सपना देखा था कि वह कुछ बनेगा। अगली सुबह मां से फोन पर बस इतना कहा, मैं आ रहा हूं। रास्ते की स्मृतियां ट्रेन में खिड़की के बाहर खेतों की हरियाली थी, कभी कभी जलते हुए धूप से छटकते पेड़ और पगडंडी पर चलते लोग। अर्जुन उन चेहरों को देख रहा था और हर चेहरे में पिता की परछाई खोज रहा था। उसे याद आया कैसे पिता उसे कंधे पर बैठाकर मेले में ले जाते थे, कैसे बारिश में दोनों खेत में फिसल जाते और फिर हंसते थे, पर वह हंसी धीरे धीरे कम होती गई। पिता गंभीर हो गए और अर्जुन और जिद्दी। कभी कभी संबंध तकरार में नहीं टूटते, बल्कि चुप्पी में चुपचाप बिखर जाते हैं।
गांव की दहलीज जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, अर्जुन ने पहला कदम जैसे किसी दूसरे समय में रखा। धूल भरी जमीन, चाय की दुकान पर रेडियो पर बजता पुराना गाना, बाबुल की दुआएं लेती जा, और टेम्पो ड्राइवर जो उसका नाम पहचान गया। अर्जुन भैया, रघुनाथपुर चलिए, चाचा के लिए आए हैं ना। अर्जुन ने बस सिर हिलाया। गांव के रास्ते में पेड़ अब और सूख चुके थे, तालाब छोटा लग रहा था और घर का दरवाजा अब भी वैसा ही था, बस रंग उतर गया था। दरवाजे पर मां बैठी थी, सफेद साड़ी में, बिना आंसुओं के, पर जैसे वर्षों की चुप्पी लिए। अंतिम दृश्य, अर्जुन ने चुपचाप घर के अंदर कदम रखा। कमरे के कोने में चारपाई थी, खाली। उसके बगल में एक जोड़ी टूटी चप्पल अब भी वहीं रखी थी, जैसे किसी ने वादा किया हो कि वह लौटेगा। वह फर्श पर बैठ गया, चप्पल के पास, हाथ से उन्हें छुआ और पहली बार बिना किसी शब्द के अपने पिता से बात की। मैं आ गया हूं बाबूजी। गांव की मिट्टी की गंध कुछ अलग होती है, नमी, धूल और किसी अनकहे अपनत्व की मिली जुली खुशबू, जैसे किसी ने वर्षों से संभाल कर रखी हो, किसी के लौटने का इंतजार करते हुए। अर्जुन जैसे ही पुराने घर की दहलीज पर पहुंचा, उसका पैर अनजाने में ठिठक गया। मां दरवाजे के पास बैठी थी, सिर पर सफेद साड़ी, पीठ झुकी हुई और आंखों में कोई सवाल नहीं, न शिकायत, जैसे सब देख चुकी हूं, सब सह चुकी हूं। वह उनके पास जाकर बैठ गया, चुपचाप। मां ने बस उसकी पीठ पर हाथ रखा, न रोई, न कुछ कहा। यही उनका तरीका था स्नेह जताने का, शब्दों से नहीं, स्पर्श से। पुराना आंगन, नई खामोशी, घर अब भी वैसा ही था जैसे छोड़कर गया था। मिट्टी की दीवारें, खपड़ैल की छत और आंगन के बीचों बीच लगा आम का पेड़। लेकिन अब सब कुछ सूना था। दीवारें बात नहीं करती थीं और छत जैसे कुछ थामे रखने की कोशिश कर रही थी, पर खुद ही ढल रही थी। अर्जुन आंगन के कोने में जाकर खड़ा हो गया, जहां कभी वह और पिता मिलकर एक नल लगाए थे। आज वह नल सूखा था। उसके बगल में एक चारपाई पड़ी थी और ठीक नीचे वही चप्पल, जिस पर अब धूल की एक परत थी। घर के भीतर की आवाजें। अर्जुन घर के भीतर गया। हर कमरा किसी भूत की तरह खामोश था। दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर अब भी जनवरी 2019 पर अटके थे। एक कोने में लकड़ी की संदूक पड़ी थी, जिसके ऊपर एक पंखा उलटा रखा था। एक संदूक खुला था, उसमें कुछ पुराने कपड़े, एक लोहे की थाली और एक फटी हुई डायरी थी। अर्जुन ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, रामदीन सिंह, 1956। यही था उसके पिता का नाम। यादों की खिड़की, उस कमरे की खिड़की जो कभी खुलकर बाहर खेतों की ओर देखती थी, अब बंद थी। अर्जुन ने उसे धीरे से खोला। बाहर धूप खेतों में फैल रही थी और कोई किसान बैल जोत रहा था। वह पल भर को वहीं खड़ा रह गया। उसे वही दिन याद आया जब पिता सुबह 5 बजे उसे उठाकर खेत ले जाते थे। जब उसे आलस आता था, पिता उसकी नाक में ठंडी उंगली लगाते थे। उठ बेटा, सूरज तुझसे तेज निकला है। आज सूरज निकला था, पर पिता नहीं थे। गांव वाले और फुसफुसाहटें। अर्जुन दोपहर में गांव के चौराहे तक गया। वहां की चाय की दुकान अब भी थी। बलिया चाचा अब भी वही रद्दी अखबार पढ़ते थे और लड़के अब भी उसी पीपल के नीचे ताश खेलते थे। उसे देखकर कुछ लोग खड़े हो गए। कुछ ने झुककर नमस्ते की तो कुछ बस दूर से देखा। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अर्जुन बाबू आ गए। कहते हैं बाप से नाता तोड़ लिया था, अब पछतावा लेकर लौटे हैं शायद। अर्जुन ने न कुछ कहा न मुस्कुराया। वह चाय का प्याला थामे बलिया चाचा के बगल में बैठ गया। कैसे हो बेटा? बलिया चाचा ने धीरे से पूछा। बाबूजी चले गए, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, अर्जुन ने कहा। कभी कभी समय आता नहीं, बुला लेता है, चाचा ने जवाब दिया। शाम की परछाई। शाम होते होते घर में एक अजीब सी चुप्पी पसर गई थी। मां पूजा की थाली लेकर तुलसी के पास खड़ी थी। हवा में धूप की हल्की खुशबू और बुझे हुए दिए की बाती से निकला धुआं था।
अर्जुन आंगन में बैठ गया, वहीं जहां पिता अक्सर बैठते थे, अपनी पुरानी रेडियो लेकर। अब रेडियो नहीं था, बस वो खाली चौकी थी और चप्पल। वह झुककर चप्पल को उठाने ही वाला था, पर रुक गया। याद आया, पिता ने पत्र में लिखा था, उन्हें मत हटाना। उसने सिर झुका लिया। पहली बार उसे उस चप्पल की जगह का अर्थ समझ आया। वह इंतजार नहीं कर रही थी, अब वह गवाह थी। रात को वह अपने कमरे में नहीं, बल्कि पिता की चारपाई के पास जमीन पर सोया। छत की दरारों से चांदनी छन रही थी। नींद नहीं आई। उसने मन ही मन कहा, बाबूजी, मैं वक्त पर नहीं लौटा, पर अब चला नहीं जाऊंगा। सुबह की पहली किरण जब छत की टूटी दरार से भीतर उतरी, अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसके नीचे बिछा बोरा रात भर चुभता रहा था, लेकिन उसने पिता की चारपाई पर लेटना ठीक नहीं समझा। वह जगह अब भी किसी की थी, भले ही वह कोई अब वहां न हो। चारपाई की बगल में पड़ी थी वही टूटी फटी चप्पल। एक पट्टी आधी उखड़ी हुई थी और तलवे पर मां के हाथ से किया गया कभी का मरम्मत टिका हुआ था। सालों तक उस चप्पल को वह देखकर अनदेखा करता रहा था। आज पहली बार उसे देखने से बच नहीं सका। वह चप्पल जो चलती रही, अर्जुन ने चप्पल को हाथ में उठाया। मिट्टी जमी थी, पर एक गंध थी उसमें, खेत की, गाय के बाड़े की और पिता की मेहनत की। जब छोटा था, अर्जुन अक्सर बिना चप्पल के भाग जाता था और पिता पीछे से उसे अपनी ही चप्पल पहनाकर स्कूल भेजते थे। तू छोटा है, पैर नाजुक हैं, पिता कहते थे। आप नंगे क्यों चल रहे हैं? अर्जुन पूछता। तू चल रहा है, बस यही काफी है, वे मुस्कुराते। आज वही चप्पल खामोश थी, लेकिन अर्जुन को उनकी आवाज सुनाई दी। तू चल रहा है। चारपाई की तह में चारपाई की रस्सी ढीली हो गई थी, बांस की सलाखें चरमरा रही थीं। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं इसे ठीक करवा दूं। फिर रुका, शायद इसे वैसा ही रहने देना ज्यादा सच्चा था। उसने झुककर चारपाई के नीचे झांका। वहां एक पुराना थैला था, धूल से सना हुआ। भीतर निकली कुछ चीजें, एक छोटा लोहे का हंसिया, एक लाल रजिस्टर जिसके पहले पन्ने पर पिता ने लिखा था खर्च का हिसाब, एक पुराना फोटो अर्जुन का, कक्षा 3 की स्कूल ड्रेस में। वह तस्वीर अब मटमैली थी, किनारे मुड़े हुए, लेकिन उस पर उंगली से चिपका हल्का तेल का दाग था। शायद पिता हर बार इसे देखते वक्त सिर पर हाथ फेरते रहे हों। मन की पहली बातचीत, अर्जुन उस फोटो को सीने से लगाकर चारपाई के पास बैठ गया। उसने पहली बार भीतर से एक सवाल किया, बाबूजी, आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? जवाब कहीं नहीं था, पर उसकी कल्पना में एक स्वर गूंजा, कहना आता तो तुझे जाने न देता, बस उम्मीद करता रहा कि तुझे खुद ही समझ आ जाए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वर्षों की शिकायत जैसे पिघल रही थी। मां का मौन सहयोग। मां कमरे में आई। उनके हाथ में चाय का कप था। उन्होंने चुपचाप कप रखा और चली गईं। न पूछा न टोका, जैसे जानती हूं कि बेटा आज किसी के साथ बातचीत में है। अर्जुन ने मां को जाते हुए देखा। सोचने लगा, इन दोनों की दुनिया कितनी चुप रही। कोई बहस नहीं, कोई शोर नहीं, पर अंदर कितना कुछ होता रहा। सांझ की बात शाम को अर्जुन चारपाई पर बैठा, पहले झिझकते हुए, फिर थोड़ी देर टिककर। हवा चल रही थी, आम का पेड़ सरसराने लगा था। वह धीरे धीरे बोलने लगा, किसी को सुनाए बिना, लेकिन किसी को सुनाकर। आपको मालूम है बाबूजी, मैं पहली बार प्रमोशन से ज्यादा दुख में हूं। वो खबर लाया था आपको बताने, लेकिन आप सुनने नहीं हैं। अब मैं किसे बताऊं कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंस दिया, एक सूखी हंसी। शायद आप अभी भी यही हैं और सुन रहे हैं। अंत में बचे 2 निशान। रात होते होते चारपाई की रस्सी पर उसकी उंगलियां थिरकने लगीं। चप्पल अब भी जमीन पर थी, वही जगह, वही मुद्रा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कोई कहीं नहीं गया है। वह बस अब चीजों में, जगहों में और खामोशियों में छिप गया है। पिता चले गए,
पर चप्पल अब भी वहीं थी, चारपाई अब भी उन्हीं की थी और अर्जुन अब उन्हीं से पहली बार जुड़ने लगा था। रात की हवा में कुछ अलग था, जैसे अतीत किसी खिड़की से झांक रहा हो। अर्जुन आंगन में देर तक बैठा रहा, एक टुकुर टुकुर देखता आसमान जहां सितारे कुछ ज्यादा पास लग रहे थे। मां ने कहा, तेरे बाबूजी की संदूकची वहीं कमरे के कोने में है, हाथ मत खुरच लेना, पुरानी है। अर्जुन उठकर भीतर गया। संदूकची लोहे की थी, काली पड़ चुकी, ताले पर जंग थी पर टूटा नहीं था। उसने कंधे से धक्का मारा, ढक्कन कर्र की आवाज के साथ खुला। भीतर एक अलग ही दुनिया थी। धूल, धागे और दस्तावेज, सबसे ऊपर एक पुराना गमछा था, वहीं लाल सफेद जिसे बाबूजी गर्मी में सिर पर बांधते थे। नीचे कुछ रसीदें, गांव के बैंक की पासबुक, सरकारी कागज और एक बंडल धागे से बंधा हुआ। अर्जुन ने वह बंडल उठाया। उसमें कई कागज थे, कुछ पोस्ट कार्ड, कुछ फटे हुए सफेद पन्ने, कुछ पीले होकर कुरकुरा हो चुके। उनके ऊपर लिखा था, बेटा अर्जुन के लिए। कुछ पर तारीखें थीं, 1 जनवरी 2016, 12 जून 2018, 19 नवंबर 2020 और कुछ बिल्कुल बिना तारीख के, जैसे शब्द समय से परे थे। पहला पत्र, तेरी चुप्पी भी जवाब है। बेटा अर्जुन, जब तू पिछली बार आया था, तेरी आंखों में एक दूरी थी। मैं बोल न सका, तू सुनना न चाहता था। तेरी चुप्पी भी जवाब थी और मैंने मान लिया। तेरे जाने के बाद तेरा स्कूल बैग बहुत दिन तक वहीं टंगा रहा। मां ने कहा, उसे नीचे रख दूं? मैंने कहा, रहने दे, शायद फिर टिफिन वहीं टंगा मिले कभी। तू नहीं आया बेटा, पर मैंने इंतजार नहीं छोड़ा। दूसरा पत्र, मैंने सीखा अकेला रहना। अर्जुन, तू जब से गया, मां तो लोगों से बात कर लेती है, पर मैं नहीं कर पाया। मैंने सीखा अकेला रहना, खेत में खुद बोना, खुद काटना, खुद ही थक कर घर लौट आना। कभी सोचता हूं तुझे बताऊं कि मैं अब भी तेरी नौकरी की खबर अखबारों से पढ़ता हूं। गांव का लड़का बड़ा अफसर बन गया है, ये बात सीने में फूल की तरह रहती है, लेकिन तुझे ये बताना नहीं आता मुझे। हर पिता को बोलना नहीं आता बेटा, कुछ बस देखना जानते हैं। तीसरा पत्र, क्या तेरे बेटे में मेरा नाम होगा? पता नहीं तू कभी ये पढ़ेगा या नहीं, पर यह बात लिखे बिना नहीं रह सकता। तेरे बेटे का नाम क्या रखेगा अर्जुन? उसमें मेरा नाम होगा। शायद तू ये सवाल गलत माने, पर मुझे लगता है नाम में कोई नहीं मरता, कोई रह जाता है। अगर तेरे बेटे में राम या दीन या रामदीन रहे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन की प्रतिक्रिया। अर्जुन एक एक पत्र को पढ़ता गया, जैसे किसी अनदेखे अनबोले रिश्ते को पहली बार पहचान रहा हो। उसकी आंखें अब गीली थीं। वह नहीं रोया, वह भीगा। हर शब्द उसके अंदर उतर रहा था, जैसे कोई मिट्टी के नीचे दबा बीज अचानक अंकुर बन जाए। चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं गईं, कुछ पत्रों पर डाक टिकट नहीं थे। साफ था पिता ने कभी उन्हें भेजा ही नहीं। क्यों? शायद डर था कि अर्जुन पढ़ेगा नहीं, या पढ़कर भी समझेगा नहीं, या फिर शायद यह उनका तरीका था बातें कहने का, खुद से, उस बेटे से जो लौटकर कभी पूछेगा, आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बातचीत की शुरुआत अर्जुन ने सभी पत्रों को समेटकर वापस संदूक में रखा। नहीं, इस बार वह उन्हें वापस नहीं छिपा रहा था, बल्कि आदर दे रहा था। उनके शब्द अब सुन लिए गए थे। उसने मन ही मन कहा, बाबूजी, आप कह नहीं पाए, पर मैंने आज सब सुन लिया। मां की आंखों में जवाब। अर्जुन जब बाहर आया, मां तुलसी में पानी डाल रही थीं। वह उनके पास गया और बगल में खड़ा हो गया। मां ने एक नजर उठाई और सिर्फ इतना कहा, तू कुछ पढ़ रहा था? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मां, बाबूजी को। पहली बार। उस रात गांव की हवा में हल्की सी ठंडक थी, जबकि गर्मियों की शुरुआत ही थी। आकाश में कोई चांद नहीं था, पर सितारे चुपचाप टिमटिमा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें कह दिया हो कि आज कोई लौट आया है। अर्जुन चारपाई के पास जमीन पर बैठा था, चप्पल के ठीक सामने।
हाथ में एक कागज था, पिता का वह खत जिसमें उन्होंने बेटे के नाम रखने की इच्छा जताई थी। उसने चुपचाप वो कागज मोड़ा और सीने से लगा लिया और फिर बोलना शुरू किया, लेकिन जुबान से नहीं, भीतर से, मन की पहली पुकार, बाबूजी। ये शब्द उसने बहुत सालों बाद दोहराए, बिना गुस्से, बिना ताने, एकदम धीरे, जैसे डर हो कि आवाज कहीं टूट ना जाए। मैं जानता हूं मैंने आपको नहीं समझा, पर क्या आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की? उसने सिर उठाया। खिड़की से पेड़ की परछाई चारपाई तक आ रही थी, हवा से हिलती हुई, जैसे कोई बैठा हो, धुंधला मगर ठोस। मैं भागा नहीं था बाबूजी, मैं बस खुद को खोजने गया था। बस यही भूल हुई कि जब पाया तो लौटकर बताया नहीं। जवाब जो शब्द नहीं थे, कोई जवाब नहीं आया, न कोई गूंज, न कोई स्वप्न। पर अर्जुन के भीतर एक सिहरन दौड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर कोई हाथ रखा गया हो। वह पलटकर देखने लगा, कुछ नहीं था, पर महसूस था जैसे कोई कह रहा हो, तू समझ गया, बस इतना ही चाहिए था। पुरानी किताब, नई स्याही। अर्जुन ने अगली सुबह अपने बैग से डायरी निकाली, वर्षों से खाली पड़ी थी। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा, बाबूजी से आज पहली बार बात हुई, बिना बोले। फिर रुककर अगली लाइन लिखी, अब मैं उनकी भाषा समझने लगा हूं, खामोशी की भाषा। मां के सवाल, बिना शब्द के मां रसोई में आटा गूंथ रही थी। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा उनके पास। मां ने पूछा नहीं कि रात कैसी थी, अर्जुन ने बताया भी नहीं। पर जब मां ने रोटी तवे पर रखी और उसकी ओर बढ़ाई, वह गरम रोटी टूटी नहीं थी, झुकी नहीं थी, बस नरम थी। वो रोटी जैसे कह रही थी, अब सब ठीक है। आंगन में टहलकदमी। शाम को अर्जुन आंगन में टहलने लगा, वहां जहां कभी बाबूजी घूमा करते थे, छड़ी हाथ में लेकर। उसने वही चाल पकड़ने की कोशिश की, सीधी, धीमी, पर दृढ़। हर कदम पर वह सोचता, क्या बाबूजी ऐसे चलते थे? और हर बार मन से एक जवाब आता, अब तू चल रहा है। सवाल जो अब सवाल नहीं रहे, क्यों नहीं बोले? अब यह शिकायत नहीं, एक समझ बन गई थी, मुझे क्यों दूर किया? अब यह कटाक्ष नहीं, एक स्वीकृति थी कि कभी कभी पिता अपने बच्चों को खुद से दूर करके ही पास लाते हैं। क्या वो मुझसे प्रेम करते थे? अब यह प्रश्न नहीं रहा, अब यह उत्तर बन चुका था। हर चप्पल की दरार, हर खत की स्याही में। पहली बार खुद से मिलना। अर्जुन देर रात आंगन में खड़ा था, सिर ऊपर, सितारों की ओर। उसने महसूस किया, वह अर्जुन जो शहर में था यहां का नहीं था, लेकिन जो अब है वह इस मिट्टी से बना है। बचपन की परछाई, पिता की मौजूदगी, मां का मौन प्रेम, सब अब उसका हिस्सा था। आज पहली बार उसने अपने अंदर एक ठहराव पाया। अर्जुन ने चप्पल को एक बार फिर छुआ, चारपाई के पाए पर हाथ फेरा और फिर दीवार से टिक कर बैठ गया और कहा, आप नहीं रहे बाबूजी, पर आप मुझ में अब भी चलते हैं। सुबह आंगन में झाड़ू लगने की खड़खड़ाहट से अर्जुन की नींद खुली। मां रोज की तरह उठ चुकी थीं, ठीक 4 बजे, जैसे बाबूजी के समय उठती थीं। वो आहिस्ता से बाहर आया। मां तुलसी पर पानी डाल चुकी थीं और अब हाथ में पूजा की थाली लेकर दीवार पर लटकती पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी थीं। बाबूजी की तस्वीर। वह तस्वीर सीधी नहीं थी, थोड़ा एक ओर झुकी हुई। मां ने धीरे से उसे सीधा किया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, दरवाजे की आड़ में, चुपचाप। चुप्पी का बोझ दिन में जब अर्जुन रसोई में पहुंचा, मां हाथ में बेलन लिए रोटी बेल रही थीं। चाय पियोगे? मां ने पहली बार कुछ पूछा। हां, अर्जुन ने धीमे से कहा। आपके हाथ की बहुत दिन बाद पी रहा हूं। मां ने जवाब नहीं दिया, बस केतली चढ़ा दी। फिर अचानक पूछा, तेरा यहां मन लग रहा है? अर्जुन ने थाली से एक टुकड़ा तोड़ते हुए जवाब दिया, मन नहीं, मैं खुद ही यहीं कहीं रह गया था मां, अभी खुद को उठा पाया हूं। मां ने पहली बार उसकी ओर देखा, सीधी नजर से। उनकी आंखें ठहरी हुई थीं, पर उनमें आंसू नहीं थे। वे वो पीढ़ी थीं जो बिना रोए भी बहुत कुछ बहा देती थी।
मां की आंखों में बाबूजी बाहर बरामदे में दोनों साथ बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, मां, बाबूजी कभी खुश रहते थे? मां ने चप्पल ठीक करते हुए कहा, खुश रहना आता नहीं था उन्हें, बस चैन से रहते थे। जब तू घर में होता था तो उन्होंने कभी कहा क्यों नहीं? मां ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कहना उनके हिस्से में था ही नहीं अर्जुन, वो करने में यकीन रखते थे। तू जो कुछ बन गया उसमें उनका प्यार था, बस वो दिखाना जानते थे, जताना नहीं। वो एक रात की बात मां अचानक उठी और कमरे के भीतर गईं। वापस आईं तो हाथ में एक पुराना रूमाल था, उसमें बंधा हुआ एक सोने का लॉकेट। ये तेरे बाबूजी ने शादी के 5वें साल मुझे दिया था, बिना कुछ कहे रात को सिरहाने रख दिया था। पूछा नहीं आपने? ना, क्योंकि जवाब उनका चेहरा था। अर्जुन ने वह लॉकेट हाथ में लिया। बहुत हल्का था, लेकिन उसमें एक वजन था जो वक्त ने भरा था। रात की धीमी बातचीत। रात को मां ने पहली बार अर्जुन को बाबूजी की नींद की आदतें बताईं। बायां करवट लेते थे, कभी कभी सपने में कुछ बड़बड़ाते थे। एक बार तेरे नाम से भी चौंक कर उठे थे। कहाँ क्या था? बस इतना। अर्जुन, साइकिल लेकर निकला क्या? अर्जुन हंस पड़ा। वह हंसी रोने के बेहद पास थी। मां की चुप्पी का उत्तर अर्जुन ने मां का हाथ धीरे से पकड़ा। बचपन के बाद शायद पहली बार। मां, आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मां ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, क्योंकि तू भी कहां सुनता था बेटा। उस एक वाक्य में वर्षों की चुप्पी जैसे पिघल गई। पिता के बारे में एक अंतिम बात मां ने कहा, तेरे जाने के बाद तेरे बाबूजी खेत में जाते थे, पर अकेले नहीं। तेरा पुराना फोटो जेब में रखते थे। एक बार वो भीग गया तो उन्होंने धूप में सुखाया और फिर किताब में रख दिया। कौन सी किताब? रामचरितमानस। उसमें हनुमान चालीसा के पन्ने में रखा था। शायद उन्हें तू हनुमान जैसा लगता था, लड़ाकू, लेकिन अंत में घर लौटने वाला। सुबह का सन्नाटा अब शांत है। अर्जुन अगली सुबह फिर जल्दी उठा। मां आंगन में थीं, पूजा कर रही थीं। इस बार अर्जुन पास गया और खुद चुपचाप तुलसी को जल चढ़ाया। मां ने कोई टिप्पणी नहीं की, बस हल्की मुस्कान दी और पहली बार साथ खड़ी हुई। अब अर्जुन पिता की चुप्पी को समझने लगा था। अब मां की चुप्पी भी समाधान बन रही थी। अर्जुन ने सुबह आंख खुलते ही महसूस किया, गांव की हवा अब उसे पराई नहीं लगती। कुछ तो बदल रहा था और वो बदलाव भीतर से था। आज वह तय करके उठा, वह उन सब जगहों पर जाएगा जहां बाबूजी की परछाई बसी हुई है। पुराना नियम और पहला डांट, पहला पड़ाव था। स्कूल के पास का पुराना नियम, वही जगह जहां बाबूजी ने पहली बार अर्जुन को डांटा था, जब वह गणित की कॉपी बिना किए लौट आया था। उस दिन बाबूजी ने किसी के सामने कुछ नहीं कहा, पर शाम को नीम के नीचे उसे रोके खड़ा किया था। काबिल बनो अर्जुन, ताकि तुम्हारा नाम लेने पर मुझे सिर नीचा न करना पड़े। बाबूजी ने सिर्फ इतना कहा था और चलते बने। अब सालों बाद उसी नियम के नीचे अर्जुन बैठा था, एक पत्थर पर, जो शायद तब से वहीं पड़ा था। उसने आंखें बंद की और खुद को उसी बच्चे की तरह पाया, कांपते हुए, गीली आंखों वाला। पर अब वो डांट सजा नहीं, एक आशीर्वाद लगती थी। खेत की मेड़ और साइकिल की घंटी। फिर वह खेत की ओर चला, वही रास्ता जहां बाबूजी रोज साइकिल से जाया करते थे। पगडंडी की हर मोड़ अब भी पहचानती थी उसे। एक जगह अचानक हवा में साइकिल की घंटी जैसी कोई आवाज आई। अर्जुन ठिठक गया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सरकंडों की सरसराहट। पर उसे याद आया, जब वह छोटा था, बाबूजी खेत से लौटते समय घंटी बजाते थे और वह घर के दरवाजे से भागकर बाहर आता था, एक कटोरी में पानी लिए। उस दिन की याद आते ही उसकी आंखों में एक नमी उतर आई। बिना किसी शोर के, तालाब का पत्थर और पिता का इंतजार। गांव का तालाब अब भी वैसा ही था, बस कुछ और अकेला। अर्जुन उसी पत्थर पर बैठा,
जहां वह बाबूजी का इंतजार करता था जब वे गांव की पंचायत में होते थे। वो पत्थर अब भी गर्म था, जैसे धूप में इंतजार अब भी जारी है। अर्जुन ने देखा तालाब का पानी स्थिर था और उसमें झुकी उसकी परछाई भी। उसे यूं लगा जैसे बाबूजी की परछाई उसके साथ बैठी हो, कुछ न कहती हुई पर सब समझती हुई। वो धूल भरी गली और दौड़ता बचपन अर्जुन अंत में उस गली में पहुंचा जहां वह बाबूजी के साथ बाजार जाता था। उसे याद आया बाबूजी धीमे धीमे चलते और वह आगे आगे भागता हुआ कभी कभी पीछे मुड़कर देखता कि बाबूजी आ रहे हैं या नहीं। आज वह खुद उस गली से गुजर रहा था, अकेला, धीमे कदमों से। इस बार वह पीछे मुड़ा तो देखा कोई नहीं था, पर उसके मन में एक हल्का सा एहसास जागा। अब उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं, बाबूजी उसके साथ हैं। पार की समझ शाम तक वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक शांति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। मां ने देखा बेटे की आंखों में कुछ बदल गया है। उसने धीरे से पूछा, कहाँ गए थे? अर्जुन बोला, जहां बाबूजी अब भी रहते हैं, हर मोड़ पर, हर पेड़ की छांव में, हर पगडंडी पर। रात को पिता से बात, रात को चारपाई पर लेटते हुए अर्जुन ने पहली बार खुद से कहा, बाबूजी आप कहीं गए नहीं, आप तो वहीं हो जहां मैं कभी ठीक से देख नहीं पाया था। अब देख रहा हूं, अब समझ रहा हूं। अब अर्जुन का मन तैयार था उस अंतिम पड़ाव के लिए। चिता की राख जहां ठंडी हो चुकी थी, पर सवाल अब भी गर्म थे। अर्जुन आज पहली बार गांव में ऐसे घूम रहा था जैसे वो किसी गुम हुई चीज को ढूंढ रहा हो, और वह चीज थी अपने पिता का सच। बचपन में उसे बाबूजी सख्त लगे, चुप और हमेशा दूर दूर से आदेश देने वाले, पर क्या वह सच्चाई थी या सिर्फ एक अधूरी नजर? पहलवान ताऊ का आंगन, गांव की चौपाल पर अर्जुन की नजर पुराने पहलवान ताऊ पर पड़ी, जो बाबूजी के बचपन के दोस्त थे। ओ अर्जुन, चल इधर बैठ, बड़ा आदमी बन गया रे तू। ताऊ ने अपनी बूढ़ी हंसी में ताकत भरकर कहा। चाय आई तो बात भी खुली। तेरा बाबू बड़ा सीधा था, पर रीढ़ की हड्डी जैसा। पंचायत में जब लोग डरते थे बोलने से, वो बोलता था, अपने हक के लिए, दूसरों के लिए भी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। पर हां, ताऊ ने चाय का घूंट लेकर जोड़ा। वो अपने जज्बात कभी कह नहीं पाया। उसकी मोहब्बत काम में और खामोशी में छुपी रहती थी। राजू हलवाई की दुकान। राजू, जो अब भी वही मिठाई की दुकान चलाता था, अर्जुन को देख खुशी से बोला, तेरे बाबूजी तो बस पूछ लेते थे बेटे के लिए बर्फी दे देना, और फिर चुपचाप मुस्कुरा देते। तेरी साइकिल पंचर हो जाए तो सुबह उसे पंप करके रखते। तुझसे कभी नहीं कहे, बस तू देखता और सोचता शायद कोई और कर गया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, जिसमें वो खुद भी था लेकिन देख नहीं पाया था। गांव की चौपाल की फुसफुसाहट। अर्जुन जब गया तो गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। बड़ी तकलीफ में रहा, पर बेटे को पढ़ाना नहीं छोड़ा। खुद पुरानी चप्पल में चलता रहा, बस अर्जुन को अच्छे जूते दिलाए थे शहर से। कभी किसी से उधार नहीं लिया, पर किसी को खाली नहीं लौटाया। अर्जुन पास आकर बैठा। कोई बात नहीं हुई, पर एक बुजुर्ग ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, जब हम चले जाएंगे ना, तब भी तेरा बाबू याद रहेगा, अपने काम से, अपने उसूल से। माँ की चुप्पी। एक बार फिर शाम को घर लौटकर माँ रसोई में थी, आटा गूंथती हुई, पर चुप। अर्जुन ने पूछा, अम्मा, बाबूजी कभी तुम्हें कुछ कहा था मेरे बारे में? माँ ने हाथ रोक दी। थोड़ी देर बाद बोली, कहा नहीं, पर रात को उठकर तुझे कमरे में देखकर मुस्कुराते थे। मैं देखती थी, फिर आंगन में जाकर अकेले बैठ जाते। कभी कभी बुदबुदाते थे, कहीं मुझ जैसा न बन जाए। एक गांठ जो खुलने लगी। रात को चारपाई पर लेटे अर्जुन को पहली बार लगा कि जो गांठ वह अब तक अपने दिल में पाले था, वह अब खुलने लगी है। पिता गलत नहीं थे, वो बस अलग थे।
वो ना बोलते थे न जताते, पर वो रहते थे हर जगह। उनकी परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो उसकी छाया नहीं, उसकी जड़ थे। और अब बस एक बात बाकी थी। जहां सब कुछ खत्म होता है, वहीं से कुछ नया शुरू होता है। चिता की राख, जहां कोई नहीं होता पर सब कुछ होता है। सवाल, उत्तर और मौन की गहराई। गांव से बाहर पीपल के पीछे वही जगह थी जहां साल भर पहले बाबूजी की चिता जली थी। न कोई निशान बचा था, न धुआं, बस मिट्टी कुछ और स्याह थी। अर्जुन अकेले आया था, किसी को साथ नहीं लाया, क्योंकि यह संवाद किसी और के लिए नहीं था। चुप राख और चलती सांस, वह वहीं बैठ गया, बिना चादर, बिना आसन, मिट्टी पर। हथेलियों से जमीन को छुआ, जैसे कोई बीती गर्मी अभी भी वहां हो। फिर आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने कहा मन ही मन, बाबूजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं बस आपसे दूर था और आप मुझसे। आपने जो कुछ नहीं कहा वही मेरे अंदर गूंजता रहा सालों से। अब समझ आता है आप मेरी चुप्पी में क्यों रहते हैं, क्योंकि आप खुद एक चुप कविता थे। राख के बीच पिता की आवाज कुछ नहीं हुआ, फिर भी सब कुछ हुआ। हवा चली धीमे, और कहीं भीतर से एक स्वर आया, न शब्दों में न भाषा में, पर अर्जुन ने उसे सुना। बेटा, तू बड़ा हो गया है। अब तू जानता है कि प्यार कभी जाहिर नहीं होता, वो बस रहता है। मैंने तुझे नहीं छुआ शायद, पर मेरी हर थकान तुझ में उतरती रही। अब जब तू यहाँ आया है, मैं नहीं हूँ, फिर भी हूँ। बेटे का पहला नमस्ते। अर्जुन ने पहली बार दोनों हाथ जोड़े, बाबूजी के नाम के लिए, जो अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा। उसने मिट्टी उठाई, माथे से लगाई, जैसे वही उसका अंतिम और पहला आशीर्वाद था। फिर बहुत देर तक वह वहीं बैठा रहा। शाम ढल गई, सूरज उतर गया। घर की ओर वापसी जब लौटा तो दरवाजे पर मां खड़ी थीं। उसके चेहरे पर सवाल नहीं थे, बस एक देखना था। सब कह आए? मां ने पूछा। अर्जुन सिर झुकाकर बोला, नहीं अम्मा, पहली बार कुछ कह पाया हूं। अब पिता की परछाई नहीं डराती रात को। जब वह कमरे में लेटा तो चारपाई की खाली जगह अब उसे चुभी नहीं। अब वह जानता था वहां कोई नहीं है, पर उसका अभाव भी अब डराता नहीं, क्योंकि अब बाबूजी सिर्फ एक याद नहीं, वह उसकी छाया नहीं, उसका हिस्सा बन चुके थे। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं लगती थी। पंछियों की आवाज में कुछ जाना पहचाना था। खपरेल की छांव में बैठा अर्जुन चुपचाप देख रहा था। खेत, आम के पेड़ और वह रास्ता जो स्कूल की ओर जाता था। बचपन वहीं कहीं गुम था और अब फिर से लौट आया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था पिता का साया, जो अब बोझ नहीं, सहारा बन गया था। पुराना बस्ता, नया रास्ता। कमरे के कोने में एक पुराना बस्ता रखा था, बाबूजी का, जो उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा था। कभी कभी गांव के 2-4 बच्चे शाम को आ जाते थे। बाबूजी उन्हें स्लेट पर गिनती सिखाते थे, बिन कहे। अर्जुन ने बस्ता उठाया, झाड़ा, ठीक किया और बैठ गया पीपल के नीचे। शाम को बच्चे आने लगे। आज से तुम सब मुझे अर्जुन भैया बुला सकते हो, उसने कहा। बच्चों ने तालियां नहीं बजाई, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो शहर की दौड़ में अर्जुन ने कभी नहीं देखी थी। मां की आंखों में संतोष। रात को मां रसोई में रोटियां बना रही थीं। अर्जुन ने खाना परोसा और पहली बार मां के सामने बैठा। बेटा, कब तक रुकेगा? मां ने पूछा। अब जाना नहीं है अम्मा, वह मुस्कुराया। जहां बाबूजी की परछाई हो, वहीं तो घर होता है। मिट्टी की वह सीख अर्जुन को अब समझ आ गया था कि विरासत सिर्फ जमीन या नाम नहीं होती, वह होती है एक अधूरी चप्पल, एक बर्फी की मिठास, एक अनकही चिंता और बच्चों को दिया गया बस्ता। वह विरासत थी चुप्पी में बोली गई भाषा की, जो अर्जुन अब समझ गया था। आखिरी पंक्तियां। रात को अर्जुन छत पर लेटा था, सितारों के नीचे। उसने आंखें बंद की और एक धीमी आवाज फिर सुनाई दी, तू अब मेरा बेटा नहीं रहा।
तू अब मेरा उत्तर बन गया है। हमारी दूसरी कहानी है मिट्टी का घर। मुंबई की शामें अक्सर भीड़ से घिरी होती हैं। बसें, कारें, लोगों का शोर, ऊंचे इमारतों की लंबी परछाइयां और हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव, जल्दी में हूं। इन्हीं सड़कों पर अर्जुन भी रोज निकलता था। कोलाबा के अपने फ्लैट से लेकर वर्ली स्थित ऑफिस तक की दूरी वो हर दिन तय करता, लेकिन हर मोड़ पर कुछ छूटता सा लगता। एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीनियर इंजीनियर, शानदार वेतन, खुद की कार, एयर कंडीशनर में डूबी मीटिंग्स और ग्लास वॉल के पीछे से दिखती समंदर की लहरें, एक सपना जो उसने गांव के स्कूल से निकलते हुए देखा था, अब सच था। लेकिन हर शाम जब वह ऑफिस की 12वीं मंजिल से समंदर को देखता तो आंखों के कोनों में कुछ और भी लहराता, जैसे कोई धूल भरी स्मृति, जैसे उस चमचमाते फर्श के नीचे, कहीं बहुत नीचे मिट्टी की खुशबू दबी हुई हो। उस दिन भी कुछ वैसा ही हुआ। ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। नए हाईवे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था। सबने तारीफ की, बॉस ने पीठ थपथपाई और क्लाइंट ने कहा, मॉडर्न इंडिया के लिए ऐसे ही ब्राइट ब्रेन चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया, झुका, धन्यवाद कहा, लेकिन दिल कुछ नहीं बोला। शाम को जब वह लौट रहा था तो उसकी जेब में मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा था। कॉल किसी अनजान नंबर से था, बिहार का कोड। उसने अनदेखा किया, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही कॉल। हेलो, बोल रहे हैं अर्जुन बाबू? हाँ, आप? मैं प्रभु ठाकुर बोल रहा हूं। आपके गांव से माताजी नहीं रही, आज सुबह चली गई। हम लोगों ने अंतिम क्रिया कर दी। बाबा तो पहले ही चले गए थे, अकेली रह गई थी। फोन कान से हटते ही अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चेहरा न रोया न हंसा, बस कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। वहां सड़कें थीं, होर्डिंग थे, सिग्नल थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस रात अर्जुन ने फ्लैट की लाइटें नहीं जलाईं। एक कोने में बैठकर उसने वो पुराना बक्सा खोला जिसमें गांव से आई चीजें रखी थीं। एक पुराने लाल रंग के रुमाल में बंधी चिट्ठियां, मां की लिखावट, टूटी फूटी हिंदी में लिखा, बेटा यहां बारिश बहुत हुई है, घर की पिछली दीवार भीग गई है, मुझे डर है कहीं गिर न जाए। बाबा अक्सर खांसते हैं, लेकिन कहते हैं सब ठीक है, तुम अपने काम में लगे रहो, जब फुर्सत हो तो आ जाना, लेकिन जल्दी। अर्जुन ने उस रुमाल को खोला नहीं, बस छाती से लगा लिया। उसने अगले दिन ऑफिस में इस्तीफा दे दिया। किसी ने नहीं पूछा क्यों, और उसने भी नहीं बताया। ट्रेन की टिकट बुक की, मुंबई से गया। 15 साल बाद वह गांव लौटने वाला था, लेकिन इस बार कोई जीती जागती मां दरवाजे पर इंतजार नहीं कर रही थी। ट्रेन रात की थी। मुंबई से निकलते ही शहर की चमक पीछे छूटने लगी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा था। उसके पास एक बैग था जिसमें एक जोड़ी कपड़े, मां की चिट्ठियां और एक पुरानी मिट्टी की मूर्त थी जो उसने बचपन में आंगन में खेलते हुए खुद बनाई थी। डिब्बे में हल्का उजाला था, लेकिन अर्जुन की आंखों में अंधेरा भरा था, जैसे किसी ने भीतर से सभी लाइटें बुझा दी हों। उसकी बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, आप बहुत थके हुए लगते हैं बाबू, कोई परेशानी है? अर्जुन ने बिना देखे जवाब दिया, मां चली गई। आदमी चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, जब मां जाती है ना, आदमी अपने आप से छोटा हो जाता है। ट्रेन हिचकोले खा रही थी, जैसे समय खुद को दोहरा रहा हो। अर्जुन की यादों की ट्रेन पीछे चलने लगी। स्कूल का वो दिन जब उसने पहली बार मां को चिट्ठी लिखना सिखाया था। कैसे मां आपका बेटा अर्जुन को आपका अर्जुन बेटा लिख देती थी। मां ने कभी फोन चलाना नहीं सीखा, लेकिन चिट्ठियां लिखना कभी नहीं छोड़ा। हर 2 महीने में एक चिट्ठी, कभी फसल की बात, कभी बकरी के बच्चों की, कभी बाबा की तबीयत का जिक्र। लेकिन पिछले साल से चिट्ठियां बंद हो गई थीं। अर्जुन ने सोचा, मां बूढ़ी हो गई हैं, लिख नहीं पाती होंगी। अब समझ आया, शायद मां ने जानबूझकर लिखना बंद किया।
क्योंकि शब्द कम पड़ने लगे थे, या शायद दिल। गया स्टेशन पर ट्रेन तड़के पहुंची। सर्द हवा और भीगी मिट्टी की महक ने उसका स्वागत किया। स्टेशन की दीवारें जर्जर थीं, लेकिन उनमें अब भी जान थी, जैसे गांव की मिट्टी हर चीज में सांस लेती है। बाहर प्रभु ठाकुर खड़े थे, सफेद कुर्ता, धूल से सने चप्पल और आंखों में कुछ संकोच। चलिए बाबू, सब आपका इंतजार कर रहा है। सब? अर्जुन ने धीमे से पूछा। अब कौन बचा है? प्रभु कुछ नहीं बोले। जीप गांव की ओर बढ़ी। रास्ता वही था, धूल भरी कच्ची सड़क, बगल में सूखे खेत और दूर पहाड़ी पर वही पुराना पीपल। लेकिन अर्जुन को सब कुछ बदला बदला सा लगा, या शायद वो खुद बदल गया था। गांव के पास आते ही वो फैमिलियर मोड़ आया, जहां बचपन में मां खड़ी मिलती थी, अपने आंचल से पसीना पोंछती हुई, हाथ में पानी का लोटा लिए। आज वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूनी सड़क और पीछे बहती हवा। घर के सामने जीप रुकी। घर? अब वो घर नहीं था, एक टूटी हुई, अधगिरी हुई दीवार थी जिसके ऊपर घास उगाई थी। छत गायब थी, दरवाजा झुका हुआ। अर्जुन नीचे उतरा। प्रभु ने कहा, माता जी की चिता यहीं लगाई गई थी, उसी आंगन में। आप नहीं थे, लेकिन हमने सब सम्मान से किया। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह आंगन में गया, वहीं बैठ गया जहां बचपन में बाबा चौकी पर बैठते थे और मां चूल्हे के पास। आंगन की मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ गर्म था। एक स्मृति, एक सांस, एक बचे हुए आंसू की गर्मी। उसने आंखें बंद की। उसे मां की आवाज सुनाई दी, तू आ गया बेटा। अर्जुन देर तक आंगन में बैठा रहा। धूप अब तेज हो गई थी, लेकिन आंगन की मिट्टी अब भी ठंडी थी, जैसे किसी ने उसे सावधानी से संभाल कर रखा हो, जैसे मां ने जाते जाते उसे अपनी हथेलियों की ऊष्मा सौंप दी हो। उसने चारों ओर देखा। दीवारें झुकी हुई थीं, कई जगहों से मिट्टी झड़ चुकी थी। एक कोने में पुराना चूल्हा अब भी खड़ा था, लेकिन उस पर कोई हांडी नहीं थी। छत की लकड़ियां दीवार से अलग हो चुकी थीं, जैसे किसी रिश्ते की डोर धीरे धीरे टूट जाती है। अर्जुन उठा और बाहर निकला। गांव की गलियां अब भी वैसी ही थीं, संकरी, धूल भरी, किनारे उगे हुए नीम और बेर के पेड़, जिनके नीचे कभी वह अपनी स्लेट लेकर बैठा करता था। लेकिन इस बार रास्तों में शोर नहीं था। न बच्चे खेलते थे, न महिलाएं चौपाल पर बैठकर बातें करती थीं। सब जैसे भीतर घुस गए थे, अपने अपने दुखों के घरों में। उसने वह रास्ता पकड़ा जो स्कूल की ओर जाता था। यही तो वो पगडंडी थी जहां से वह दौड़ते हुए जाया करता था। किताबें बगल में दबाए और मां की आवाज पीछे से आती थी, सीधा जाना, पेड़ के पास मत रुकना। पेड़ अब भी था, लेकिन पेड़ के नीचे बैठा वो पागल बुजुर्ग नहीं था जो कभी हर आने जाने वाले को राजा बेटा कहकर बुलाता था। अर्जुन चलता गया। रास्ते में उसे वो तालाब मिला जिसमें उसने तैरना सीखा था। अब उसमें पानी कम था और कीचड़ ज्यादा। कुंगा, जिसकी रस्सी से वह बचपन में लटक कर झूला करता था, अब उसके ईंट गिर गए थे। पानी अब भी था, लेकिन बहुत गहरा और चुप। उसे दूर से किसी ने पुकारा, अर्जुन भैया। वह पलटा। पीछे एक लड़का खड़ा था, 14-15 साल का, घुटनों तक आधी निक्कर, टी शर्ट फटी हुई, लेकिन आंखों में पहचान की चमक। पहचाना नहीं, मैं रघु हूं, बबलू काका का बेटा। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया, तू तो बहुत छोटा था जब मैं यहां से गया था। हाँ भैया, लेकिन माँ बाबूजी आपको रोज याद करते थे, कहते थे अर्जुन जब आएगा ना तो अपने घर की मरम्मत खुद करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। रघु ने धीरे से कहा, सबको लगा था आप लौटेंगे ही नहीं, लेकिन अब आए हैं तो रुकिएगा ना। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उन्हीं आंखों में उसे अपना पुराना चेहरा दिखा। एक सपना देखने वाला बच्चा जो सोचता था कि मिट्टी का घर कभी नहीं टूटता। रात होने लगी थी। गांव की गलियां अब और सूनी थीं। दियों की जगह मोबाइल की रोशनी थी, लेकिन वो गर्माहट नहीं थी जो पहले होती थी। अर्जुन घर लौटा। आंगन
के बीच खड़ा रहा। एक टूटी दीवार, अधूरी छत और मां की परछाई। उसने तय कर लिया था, वह घर नहीं बचाएगा, वह उस मिट्टी को बचाएगा जिसमें वह बचपन से हर दिन गिरा, उठा और बड़ा हुआ था। अर्जुन सुबह जल्दी उठ गया था। गांव की हवा अब भी वैसी ही थी, नम, शांत और एक अजीब सी अपनापन लिए हुए। मुंबई की नींदें कभी पूरी नहीं होती थीं, लेकिन यहां टूटी चारपाई पर भी उसे पहली बार सुकून की नींद आई थी। आंगन में धूप की एक पतली रेखा जमीन पर आ पड़ी थी, ठीक वहां जहां मां सुबह सुबह तुलसी को पानी देती थी। मिट्टी वहां अब भी गीली थी, जैसे कोई अब भी उस पर जल चढ़ा गया हो। अर्जुन झुका, हथेली से मिट्टी उठाई, नाक के पास लाया, सांस अंदर खींची और कुछ पल के लिए जैसे सब थम गया। वही खुशबू थी, जैसे मां के आंचल की कोर, जैसे बाबा की धोती पर लगी सरसों की गंध, जैसे पुराने खिलौनों से आती धूल में छिपी स्मृतियां। वो खड़ा हुआ और घर का मुआयना करने लगा। दीवारें जगह जगह से झर चुकी थीं, एक कोना पूरी तरह से ढंस गया था, शायद पिछले साल की बारिश में। घर के पीछे जो गोहाल था, अब वहां सिर्फ झाड़ियों का कब्जा था। चूल्हे की ईंटें बिखरी थीं और छत की बांस की बलियां सूख कर काली हो गई थीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो अब भी साबुत थी, मिट्टी, नम, लोचदार और सौंधी। अर्जुन को लगा जैसे घर ने उससे कहा हो, मैं गिर गया हूं लेकिन मरा नहीं। दोपहर में वह गांव के एक बुजुर्ग मिस्त्री रामलाल को बुलाने गया। रामलाल बाबा अब बहुत बूढ़े हो गए थे, आंखें धुंधली, लेकिन आवाज में अब भी गूंज थी। अर्जुन बाबू, अब तो आप बड़े आदमी हो गए हैं, इंजीनियर वंजीनियर, क्या करने आए हैं गांव? घर देखने आया हूं बाबा, और एक बात पूछने, आप अब भी मिट्टी का काम करते हैं? रामलाल हंसे, लेकिन फिर एकदम गंभीर हो गए। मिट्टी का काम कोई बंद नहीं करता बेटा, जो मिट्टी से जुड़ गया वो आखिरी सांस तक जुड़ा रहता है। अर्जुन ने कहा, मैं इस घर को पक्के सीमेंट से नहीं बनवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि यह मिट्टी का ही बना रहे, जैसे मां बाबा ने छोड़ा था। रामलाल ने उसकी पीठ थपथपाई। तब तो तू सच में लौट आया है बेटा। शाम को अर्जुन आंगन में बैठा था, एक छोटी सी कुदाल लेकर मिट्टी को कुरेदता, हिलाता, हाथ में मसलता। हर टुकड़ा कोई कहानी कहता था। कोई उस दिन की जब उसने पहली बार गिरकर घुटना छिलाया था, कोई उस पल की जब मां ने उसे गोदी में लेकर रोते रोते चुप कराया था, कोई उस सुबह की जब बाबा ने उसके लिए गीली मिट्टी से गणेश जी बनाए थे। अब उसे समझ आ रहा था, वो घर को नहीं बचा रहा, वो अपना बचपन बचा रहा था। वो मां की रसोई की गरम रोटियां, बाबा की खांसी की आवाज और खुद की पहली मुस्कान बचा रहा था। वो मिट्टी को सहेज रहा था, क्योंकि यही उसकी जड़ थी। और कोई भी पेड़, चाहे जितना भी ऊंचा क्यों न हो, जड़ों के बिना खड़ा नहीं रह सकता। अर्जुन कई घंटे आंगन की मिट्टी से खेलता रहा। अब शाम ढल रही थी, हवा में हल्की ठंडक थी और नीम के पत्ते हवा के झोंकों में सरसराने लगे थे, जैसे कोई पुराने गीत की लय हो जिसे मां गुनगुनाया करती थी। अर्जुन उठा और घर के अंदर चला गया, या जो अब बचा था घर में। भीतर एक कमरा था जो अब भी आधा बचा हुआ था। उसकी दीवारों पर सीलन की लकीरें थीं, छत झुकी हुई और जमीन पर धूल की मोटी परत। लेकिन एक कोने में कुछ ऐसा था जिसे देख अर्जुन के पैर ठिठक गए। मां की चारपाई, वही लकड़ी की पुरानी चारपाई जिसकी बुनाई अब ढीली हो चुकी थी, लेकिन चारपाई जैसे अब भी इंतजार में थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया, हाथ से धूल हटाई। उसकी हथेली जब बुनाई के रेशों को छुई तो उसमें एक हल्की कंपन थी, जैसे मां की हथेली अभी भी वहां हो, सिर सहलाने को। वहीं पास में एक लोहे का संदूक रखा था, जंग लगा हुआ लेकिन बंद। अर्जुन ने उसे खोला। भीतर मां की कुछ पुरानी चीजें थीं, एक सिलाई की डिबिया, एक तेल से सनी छोटी की कंघी, एक फटी हुई ऊनी शॉल और कुछ चिट्ठियां। उसने चिट्ठियां खोली।
अधिकतर वही थीं जो उसने खुद मां को लिखी थी शहर से। पर सबसे ऊपर एक चिट्ठी थी जो मां ने लिखी थी लेकिन शायद कभी पोस्ट नहीं की। बेटा अर्जुन, तेरी चिट्ठियां मिलती रहती हैं, तुझे ऊंचाइयां मिल रही हैं, पढ़कर दिल को ठंडक मिलती है। लेकिन बेटा, ऊंचाई पर सांस थोड़ी कम होती है ना। मुझे डर है कि तू वहां बहुत अकेला ना हो। घर की दीवारें अब झुकने लगी हैं, पर तू चिंता मत कर। मैं दीवार से टेक लेकर बैठती हूं, जैसे तू मुझसे टेक लेकर सोता था। तेरे बाबा अब कम बोलते हैं, पर रोज तेरा नाम लेते हैं। खेत में जाते वक्त कहते हैं, अर्जुन के पांव के निशान अब भी इस मिट्टी में हैं। जब समय हो लौट आना। बेटा, ये घर तेरा इंतजार नहीं करेगा, पर ये मिट्टी करेगी। मां। अर्जुन चिट्ठी पढ़ते हुए चारपाई पर बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मां ने अभी अभी उसके माथे पर हाथ रखा हो। वह चारपाई पर लेट गया, सिर उस तकिए पर जहां मां लेटा करती थी। छत की दरारों में से आसमान झांक रहा था। तारों की रोशनी चारपाई तक आ रही थी और अर्जुन की आंखें भीगी हुई थीं। वो किसी को पुकारे बिना बस मन ही मन कह रहा था, मैं लौट आया हूं मां, अब कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही टूटी, छत से भीतर आई, अर्जुन की आंख खुल गई। वह चारपाई पर कुछ देर यूं ही लेटा रहा, जैसे कोई सपना देख रहा हो जो अभी अधूरा है। पर यह सपना नहीं था, ये गांव था, माँ बाबा का घर, और वह मिट्टी जिसकी गंध अब उसकी सांसों में उतरने लगी थी। उसने चारपाई से उठते हुए दीवार पर टंगे उस छोटे आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ और था। एक पुराना चेहरा जो शायद बचपन में यहीं छूट गया था, अब लौट आया था। वह बाहर निकला और धीरे धीरे पिछवाड़े की ओर गया, जहां कभी बाबा की चौकी रखी होती थी। वहां अब सिर्फ एक खाली जगह थी। लेकिन जब अर्जुन ने मिट्टी को देखा, उसे लगा जैसे किसी ने वहां अभी अभी बैठकर उठने की जगह छोड़ी हो। मिट्टी हल्की सी बैठी हुई थी, जैसे किसी का वजन झेलकर अभी संभली हो। उसने आंखें बंद की और तभी कहीं से बाबा की खांसी की आवाज सुनाई दी, एकदम वैसी ही जैसी सुबह उठते ही आती थी, लंबी, सूखी और थोड़ी चिड़चिड़ी। फिर जैसे वो आवाज में बदल गई, तू अब भी सो रहा है? देख, सूरज निकल आया, खेत चले चल। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने मिट्टी पर हाथ रखा, जैसे बाबा की हथेली छू रहा हो। बचपन में बाबा उसके लिए हंसी और डर दोनों थे। हंसी क्योंकि बाबा हर बात में ठहाका मारते थे, डर क्योंकि वही ठहाका कभी कभी डांट में बदल जाता था। लेकिन एक बात जो अर्जुन आज तक नहीं भूला था, वो थी बाबा की आदत। जब भी खेत से लौटते, दरवाजे पर बैठकर मिट्टी अपने हाथ से झाड़ते थे और बोलते, इस मिट्टी में सारा जीवन है बेटा, इसे छोड़कर कभी मत जाना। और अर्जुन ने वही किया था, मिट्टी छोड़ दी थी। लेकिन आज उसे वो सब वापस याद आ रहा था। दोपहर में वह गांव के खेतों की ओर निकल पड़ा। जहां जहां वह गया, हर खेत, हर पेड़, हर कच्चा रास्ता जैसे उसे पहचान रहा था, जैसे हर जगह बाबा की उपस्थिति थी। उसने पुराने खेत को देखा जहां बाबा हल चलाते थे। अब वह जमीन बंजर थी, घास उगी थी, लेकिन फसल नहीं। बाबा गए तो खेत भी सो गया। अर्जुन ने बुदबुदाया। पास खड़े एक बुजुर्ग ने सुना, तुम अर्जुन हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हारे बाबा कहाँ करते थे? मेरा बेटा शहर में बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन खेत की मिट्टी कभी ना भूलेगा। देखो, सच में लौट आया बेटा। शाम को लौटकर अर्जुन उसी जगह बैठ गया जहां कभी बाबा बैठते थे। उसने मिट्टी को छूते हुए कहा, बाबा, मैं लौट आया हूं, अब इस मिट्टी को फिर से जिंदा करेंगे। आपकी खांसी की गूंज अब मेरी सांसों में है, और आपकी हंसी, वो अब इस घर की दीवारों में गूंजेगी। गांव के उस टूटे हुए घर की एक एक ईंट अब अर्जुन की यादों में बोलने लगी थी। हर कोना, हर दरार एक दबी हुई कहानी बनकर उभरने लगा था। लेकिन किसी भी घर को दोबारा खड़ा करने के लिए सिर्फ यादें काफी नहीं होती, चाहिए होती है नींव।
और अर्जुन की नींव गांव की मिट्टी से नहीं, नालंदा से जुड़ी थी। नालंदा, जहां उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। गांव से निकलकर जब पहली बार वह ट्रेन से नालंदा पहुंचा था तो उसके पास एक छोटा सा बैग, बाबा की दी हुई पेन और मां की पोटली में बंधा सत्तू था। उस समय उसका सपना था, शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा घर बनाना है। नालंदा के दिनों ने उसे नई सोच दी, नया नजरिया। लेकिन माँ बाबा की चिट्ठियां हर महीने उसके दिल को गांव में रोके रखती थीं। पढ़ाई के दौरान जब पहली बार मिट्टी और सीमेंट पर लेक्चर हुआ था तो अर्जुन ने सबसे पहले माँ बाबा के घर को याद किया था। उसने सोचा था, कभी वक्त मिला तो मैं उस घर को खुद मजबूत बनाऊंगा। लेकिन फिर समय भाग गया। पढ़ाई, नौकरी, शहर, पैसा और गांव कहीं पीछे छूटता चला गया। आज जब वह उसी टूटी हुई चौखट के सामने खड़ा था तो उसे महसूस हुआ, जो सपना उसने नालंदा में देखा था वो सिर्फ अपने लिए नहीं था। वो नींव जो उसने किताबों में सीखी थी, अब उसे इस मिट्टी में लगानी थी। अर्जुन ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। रघु, रामू, सुरेश, नन्हे, जो अब तक शहर जाने का सपना लिए घूमते रहते थे, उनसे अर्जुन ने कहा, शहर मत भागो, आओ यहां खुद अपना सपना बनाते हैं। मिट्टी से घर बनाएंगे, लेकिन इस बार वो सिर्फ मेरा नहीं होगा, वो गांव का होगा, बच्चों का होगा, कल का होगा। गांव के लोगों को पहले यकीन नहीं हुआ। कहा, अब तो सीमेंट सरिया का जमाना है बाबू, ये मिट्टी का घर टिकेगा क्या? अर्जुन मुस्कुराया। सीमेंट मजबूती देता है, पर मिट्टी रिश्ते जोड़ती है। जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी से फिर घर बनाएंगे। उसने अपने पुराने प्लान्स निकाले जो कभी नालंदा की लाइब्रेरी में बनाए थे। लो कॉस्ट मिट्टी निर्माण तकनीक, स्थानीय संसाधनों से घर, बिना सीमेंट के दीवारें जिनमें ठंडक भी हो और गर्मी भी रोके। गांव के लोगों ने देखा कि ये कोई शौक नहीं है, ये एक वापसी है। एक अर्जुन नहीं, एक जड़ से जुड़ा सपना लौट आया है। रात को जब सब चले गए, अर्जुन ने अकेले में माँ बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाया। धीरे से बोला, आपने कहा था बेटा, जमीन छोड़कर मत जाना। मैंने जमीन तो छोड़ी थी, पर अब लौटकर उस पर नींव रख रहा हूं, जिसमें आपकी हर सीख, हर सांस और हर आशीर्वाद जुड़ा है। घर की मरम्मत शुरू हो चुकी थी। पुराने आंगन में अब फिर से कुदाल चल रही थी। मिट्टी को गीला किया जा रहा था, भूसे से मिलाया जा रहा था। दीवार की ईंटें फिर से बनाई जा रही थीं। लेकिन अर्जुन जानता था, ये सिर्फ दीवार की मरम्मत नहीं थी, ये यादों की दरारों को भरने की कोशिश थी। उस दिन दोपहर में वह आंगन के एक कोने में बैठा था, जहां कभी मां तुलसी को पानी दिया करती थी, वहीं जहां बाबा बैठकर सरसों की सफाई करते थे, और वहीं जहां बचपन में वह खुद बैठकर स्कूल का काम किया करता था। पर आज उस आंगन में एक दरार थी। मिट्टी फटी हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से कोई बात दबाई हो जो अब बाहर आ रही हो। अर्जुन ने धीरे से दरार को छुआ। वह दरार सीधी जमीन में नहीं थी, वह उसकी यादों में थी। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार मां से बहस की थी। उसने गुस्से में कहा था, मां, आप कुछ नहीं जानती, मैं इस गांव से निकलना चाहता हूं। मां चुप रही थी, केवल आंगन में बैठकर बुनाई करती रही। वहीं बैठकर बाबा ने बस एक बात कही थी, जिस दिन तेरे पांव तले की जमीन खोद देगा शहर, तू खुद लौटेगा इस आंगन की मिट्टी को ढूंढने। अर्जुन ने तब गुस्से में पैर पटका था, और शायद उसी दिन ये दरार पड़ी थी। आज जब वह उस दरार को देख रहा था तो लगा जैसे वो बचपन की रूठी हुई आवाज अब भी उसी में गूंज रही है। वह कुदाल लाया और धीरे धीरे उस दरार को भरने लगा। धीरे धीरे एक एक मुट्ठी मिट्टी से। पास बैठा रघु बोला, भैया, इस दरार को छोड़ देते तो क्या होता, दीवार से थोड़ी जुड़ी है। अर्जुन मुस्कुराया, ये दरार घर में नहीं, मुझ में थी रघु, इसे भरना जरूरी है। शाम को जब दीवारें गीली थीं और आंगन में मिट्टी की महक हवा में थी,
अर्जुन ने मां की चारपाई वहां रखवाई। अब वह रोज वहां बैठता था जहां कभी मां बैठती थी, जहां बाबा ने पहली बार उसका नाम पट्टी पर लिखा था। रात को वह एक बार फिर अकेले बैठा। आंगन में चुप्पी थी। तारों की हल्की रोशनी टूटे छप्पर से अंदर आ रही थी और दीवार पर वो दरार अब नहीं थी। अर्जुन ने जमीन पर हाथ रखा, एकदम वहां जहां दरार थी। फिर उसने आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, मां, बाबा, मैंने कोशिश की है, वो दरार अब मिट्टी से भर गई है, पर जो आपकी कमी थी वो कभी नहीं भरेगी। गांव में जैसे जैसे अर्जुन का घर बन रहा था, मिट्टी से, भूसे से, बांस से, वैसे वैसे लोगों की निगाहें भी बदलने लगी थीं। किसी को उत्सुकता थी, किसी को संदेह, और बहुतों को बस यही था कहना, अरे, बड़ा इंजीनियर होकर मिट्टी से घर बना रहा है, शहर में कांच के महल बनते हैं, और ये गांव की चाय की दुकान पर बातें चलती, बड़ा बाबू लौटा है, लेकिन सोच कुछ उलटी है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके फिर वही मिट्टी गाड़ा, सीमेंट छोड़ दिया। कह रहा है मिट्टी से जुड़ना है, पर कौन जुड़ता है अब भाई? अर्जुन जब भी वहां से गुजरता, सब चुप हो जाते और पीठ पीछे वही पुराना सवाल उठता, गांव वाले क्या कहेंगे? एक दिन अर्जुन सुबह मिट्टी गूंथ रहा था। रघु और उसके दोस्त मदद कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया हरिप्रसाद सिंह आंगन में आ गए। अर्जुन बाबू, नमस्कार। एक बात पूछनी थी। आप इतने बड़े इंजीनियर हो तो पक्का घर क्यों नहीं बनवाते? ये सब क्या तमाशा है? अर्जुन ने हाथ धोए, धीरे से मुस्कुराया। मुखिया जी, पक्का घर मजबूती देता है, पर मिट्टी का घर माँ बाप की याद देता है। मैं वो नहीं छोड़ सकता। मुखिया बोले, पर समाज क्या सोचेगा? लोग कहेंगे आप में अक्ल नहीं। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, अगर लोग सोचें कि मैं पागल हूं तो मैं खुश हूं, क्योंकि ये पागलपन मुझे मां की रसोई में ले जाता है, बाबा की हंसी में बिठाता है और उस मिट्टी में सुलाता है जहां मेरी पहली चीख गूंजी थी। मुखिया कुछ नहीं बोले, सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। रघु हंसा। भैया, अब तो मुखिया जी भी सोच में पड़ गए। अर्जुन भी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई घमंड नहीं था। वो जानता था जिस रास्ते पर वह चल रहा है वहां ताज नहीं मिलते, मिट्टी लगती है, धूल उड़ती है, लेकिन जब पैर रखते हो तो जमीन थरथराती नहीं, संभालती है। उसी शाम गांव का एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में एक फटी चादर, कमर झुकी हुई। बबुआ, तुम अपने घर के लिए जो कर रहे हो ना, वही मेरी बहू भी करना चाहती थी, पर घर वालों ने हंस दिया। आज देख रहा हूं, किसी ने वो सपना सच कर दिखाया। उसने जेब से एक छोटा गणेश जी का मिट्टी का रूप निकाला। ये तुम्हारे लिए है, मिट्टी का भगवान मिट्टी के घर में रहे। अर्जुन ने वो प्रतिमा दोनों हाथों से ली। उसने देखा, गांव वालों की बातों में अब केवल सवाल नहीं, थोड़ी श्रद्धा भी शामिल होने लगी थी। रात को वह आंगन में बैठा। उसने मिट्टी में एक छोटी गहरी जगह खोदी, वहां गणेश जी की प्रतिमा रखी, दिया जलाया। धीरे धीरे हवा में खुशबू फैलने लगी, मिट्टी, घी और आस्था की। और उसने मन ही मन कहा, गांव वाले क्या कहेंगे? अब इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है, मैं क्या कहूंगा जब इस मिट्टी से फिर जुड़ जाऊंगा। अब घर की दीवारें आधी खड़ी हो चुकी थीं। भीतर से कच्चे कमरे की गंध आने लगी थी, वही गंध जो मां के पिसे मसालों से, बाबा के धूप जलाने से और बरसात की पहली बूंदों से बनती थी। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता, नंगे पैर आंगन की मिट्टी में चलता और एक एक ईंट को अपनी निगरानी में जमवाता। वह बार बार दीवार छूता, मिट्टी को परखता। रघु ने पूछा, भैया, आप इंजीनियर होकर भी सब खुद क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये घर नक्शे से नहीं, यादों से बन रहा है। इसमें हर दीवार में मेरी मां की हंसी है, हर कोने में बाबा की चुप्पी। इसे अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? एक दिन दीवार में एक दरार फिर दिखी। कारीगर बोला, भैया,
ये दीवार बार बार फटती है, शायद मिट्टी ठीक नहीं। अर्जुन ने उस जगह को गौर से देखा। वह वही हिस्सा था जहां पहले एक पुराना आले में मां का तुलसी चौरा था। उसे याद आया, एक बार मां बीमार पड़ी थी और उसने तुलसी को पानी देना भूल गया था। उस दिन मां ने कुछ नहीं कहा था, बस उसी कोने में देर तक बैठी रही थी। शायद दीवार ने वो बात अपने भीतर समेट ली थी। अर्जुन ने उस दरार को देखा, फिर रघु से कहा, इस दरार को नए गाड़े से नहीं भरेंगे, इसमें घर की मिट्टी मिलाएंगे, वही जो पीछे की बगिया से आई हो। उन्होंने बगिया की मिट्टी लाकर उसमें तुलसी के पत्ते मिलाए, थोड़ा गंगा जल डाला और उसी से दरार भरी। रघु ने पूछा, इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया? अर्जुन ने धीरे से कहा, जिस मिट्टी ने मां को देखा है वही मिट्टी मां की दीवार को संभाल सकती है। ये घर ईंट से नहीं टिकेगा रघु, इसमें भावनाओं की मरम्मत जरूरी है। शाम को दीवार पर फिर से मिट्टी जम गई थी। कोई दरार नहीं थी, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वहां एक शांति, एक आशीर्वाद टिक गया हो। उस रात पहली बार उसने मां की चारपाई पर लेटकर आंखें मूंदी। छत अधूरी थी, दीवारें अधपकी थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी पूरा होने की अनुभूति थी। उसने आंखें मूंदी और बुदबुदाया, मां, मैंने सिर्फ दीवार नहीं भरी, तेरी उस चुप्पी को भी सहेजा है जो कभी कह न सकी थी कि बेटे, मिट्टी कभी छोड़ना मत। घर बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन उसका ढांचा अब खड़ा था। 4 दीवारें, खुला आंगन, बांस की छत और कोनों में पुराने जमाने की गंध। गांव के बच्चे अब वहां खेलने लगे थे। कभी रघु की बहन वहां गुड्डे गुड़िया सजाती, कभी कोई बिल्ली चुपचाप खाट पर चढ़ जाती और कभी कभी तो 2-3 बूढ़े वहां बैठकर धूप में ताश खेलते। अर्जुन चुपचाप देखता रहता। ये घर अब सांस लेने लगा था। उसने दीवारों पर कोई रंग नहीं कराया था, बस वहां हल्के हाथों से गोबर मिट्टी का लेप चढ़ाया और कुछ कोनों में मां के पुराने चित्र रखे। फ्रेम नहीं थे, पर तस्वीरें थीं। मां हाथ में परात लिए मुस्कुरा रही थीं। बाबा खाट पर बैठे रेडियो सुनते हुए दिखते थे। एक शाम अर्जुन आंगन में बैठा था। रघु ने पूछा, भैया, अब आगे क्या, यहीं रहोगे? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं रघु, यहीं जीऊंगा, पर वही काम करूंगा जो शहर में करता था। बस फर्क इतना है कि अब मैं गांव की मिट्टी से इमारतें सोचूंगा। रघु चौंका, मतलब मैं गांव के लिए इंजीनियरिंग लाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। कच्चे घर जो गर्मियों में ठंडे रहे, जिनमें बरसातों में भी शांति हो और जिनमें कोई मां अकेली न हो। अर्जुन ने अपने लैपटॉप में कुछ डिजाइन दिखाए। मिट्टी के घर, बांस की छतें, सौर ऊर्जा से रोशनी, बारिश के पानी को संजोने की प्रणाली। रघु अवाक था, भैया, ये सब यहीं होगा? हाँ, अर्जुन बोला, शहर से सीखकर गांव लौटने का मतलब यही है, कच्चे घरों में भी पक्के सपने सजाना। अब गांव वालों की बातें बदल गई थीं। देखो, अर्जुन बाबू का घर अब मिसाल बन रहा है। कहते हैं अगला पंचायत भवन भी वही डिजाइन करेगा। और वो जो नई बहू आई है ना, वो भी कह रही थी, हम भी ऐसा ही घर चाहेंगे। अर्जुन के घर के आगे अब एक छोटी सी तख्ती टंगी थी। मिट्टी का घर, मां की याद में। लोग रुकते, पढ़ते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। लेकिन अर्जुन जानता था, अब जो पगडंडी वह बना रहा है, वो सिर्फ घर तक नहीं जाती, वो गांव के भविष्य की ओर खुलती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कभी वह पूरे टोले की प्यास बुझाता था। अब वर्षों से सूखा पड़ा था। किनारे पर झाड़ियां उग आई थीं और गांव के बच्चे उसके पास भी नहीं जाते थे। एक दिन अर्जुन उस कुएं के पास गया। वह देर तक उसे निहारता रहा। फिर उसने रघु से कहा, यह सिर्फ सूखा कुआं नहीं है, ये गांव की भूली हुई सांस है। अगर इसे जिंदा कर सके तो मिट्टी का घर ही नहीं, मिट्टी का गांव बन जाएगा। रघु घबरा गया, भैया, कुएं की खुदाई कौन करेगा? अब तो न खेतों में बैल बच्चे, न लोग। अर्जुन मुस्कुराया,
जहां सपना हो वहां राह निकलती है। काम शुरू करते हैं, अकेले ही सही। अगले दिन से अर्जुन ने खुद फावड़ा उठाया। गांव वाले हंसते थे, कुछ कहते अब ये शहर वाले कुएं भी खोदेंगे। पर धीरे धीरे एक एक कर लोग जुड़ते गए। बुजुर्गों ने पुराने किस्से सुनाए। इस कुएं के नीचे मीठा पानी था बेटा, किसी ने कहा। बरसात में यहां सबसे पहले पानी आता था। रघु ने पुराने नक्शे देखे। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की किताबें खोली। दोनों ने मिलकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई। पुराने कुएं के चारों ओर पानी की दिशा मोड़ी गई, बांस की नलियां डाली गईं और फिर पहली बरसात में कुएं की तह से एक धीमी आवाज आई, गहराई से आती जल की दस्तक। गांव वाले दौड़े आए। कुएं में पानी चमक रहा था। कोई बोल पड़ा, ये तो चमत्कार है। बुजुर्ग औरतों ने सिर पर आंचल रखा, कुएं में चावल डाले और कहा, अर्जुन बेटा, तूने सिर्फ पानी नहीं लौटाया, हमारी उम्मीदें लौटा दी। उसी दिन अर्जुन ने पंचायत में एक प्रस्ताव रखा। हर घर के पीछे एक गड्ढा होगा, बारिश का पानी जमा करने को, और हर गांव वाले को सिखाया जाएगा कैसे अपनी मिट्टी की देखभाल करे। गांव अब बदल रहा था। मिट्टी के घर फिर से बन रहे थे, कुएं फिर से भरने लगे थे और लोग शहर जाने के बजाय अपने गांव को फिर से सजाने की सोचने लगे थे। अर्जुन अब सिर्फ एक बेटा नहीं था जो अपने माँ बाप की याद में घर बना रहा था। वह गांव का बेटा बन गया था जो सबके सपनों की नींव खुद अपने हाथों से रख रहा था। हर बदलाव की राह में एक आंधी जरूर आती है। अर्जुन का गांव अब जागने लगा था। मिट्टी के घर, पानी के कुएं और गांव में लौटते सपने। लेकिन बदलाव सबको रास नहीं आता। एक दिन तहसील से एक अफसर आया, साथ में ठेकेदार भी। यह जमीन ग्राम सभा की है, उन्होंने कहा। यहां एक कंक्रीट का सामुदायिक भवन बनना है। फंड पास हो चुका है, शहर से मंजूरी भी। अर्जुन ने विरोध किया। यह जमीन वह है जहां हम रेन वाटर सिस्टम बना रहे हैं। यहां मिट्टी की पढ़ाई, स्थानीय डिजाइन और बच्चों की कक्षा चलती है। इसे तोड़ देना फिर से उस अंधेरे की ओर जाना है जिससे हम बाहर आ ही रहे हैं। लेकिन ठेकेदार हंसा। भावनाओं से विकास नहीं होता इंजीनियर साहब, रघु ने गुस्से से कहा। और सीमेंट से घर नहीं बनते, बस दीवारें बनती हैं। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सरकारी योजना के पक्ष में थे। पक्का भवन होगा, नौकरी आएगी, फंड मिलेगा। कुछ लोग अर्जुन के साथ खड़े थे। हमारे बच्चों को यह मिट्टी समझनी है, कंक्रीट नहीं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सबूत जुटाए। रेन वाटर सिस्टम के फायदे, मिट्टी से बने घरों की ऊर्जा दक्षता, पुरानी जमीन की मान्यता। लेकिन सबसे असरदार था उसका एक भाषण जो उसने गांव के बीच दीवार पर खड़े होकर दिया। मैं यहां एक मिट्टी का घर बनाने नहीं आया था। मैं आया था उस खुशबू को बचाने जो मेरी माँ के हाथ से आती थी जब वो चूल्हे पर रोटियां सेंकती थीं। मैं आया था उस मिट्टी को बचाने जो मेरे पांवों में लगती थी जब मैं नंगे पांव खेलता था। अगर आप चाहें तो इस जमीन पर दीवारें बना लें, लेकिन याद रखिए, जहां सपनों की नींव मिट्टी में होती है वहां दीवारें नहीं, घर बनते हैं। अगले दिन गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सामूहिक रूप से जमीन के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने सरकार से कहा, अगर यहां इमारत बनेगी तो हम पहले हटाए जाएं। पंचायत को झुकना पड़ा। अर्जुन को बुलाया गया और एक नई योजना बनी। सरकारी भवन अब गांव के दूसरे कोने में बनेगा और मिट्टी केंद्र वहीं रहेगा, जैसे दो धड़कनों वाला एक दिल। उस दिन गांव में पहली बार मिट्टी के दियों की प्रदर्शनी लगी। बच्चों ने अपने हाथों से बनाए दीपक सजाए और एक दिया अर्जुन ने पुराने कुएं की मुंडेर पर रखा। ये दिया आंधी में भी जलेगा, उसने रघु से कहा। रघु मुस्कुराया, क्योंकि इसकी बातों में रोशनी है। बरसात बीत चुकी थी। मिट्टी की खुशबू अब खेतों में भी थी और बच्चों की उंगलियों में भी। गांव धीरे धीरे सांस ले रहा था।
मानो कोई सोया हुआ जीवन फिर से जागने लगा हो। अर्जुन हर सुबह कुएं के पास बैठता, रेन वाटर सिस्टम की जांच करता और फिर बच्चों को मिट्टी से घर बनाने सिखाता। एक दिन वह चौपाल में बैठा था जब रघु दौड़ता आया। भैया, एक बड़ा लिफाफा आया है शहर से। अर्जुन ने खोला। अंदर से एक पत्र निकला, साथ में एक ऑफर लेटर। सरकारी जल विकास बोर्ड ने उसे बुलाया था, मुख्य अभियंता के पद पर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। रघु की आंखों में चमक थी। भैया, फिर से इंजीनियरिंग, वो भी इतना बड़ा पद। पर अर्जुन चुप रहा। उस रात वह बहुत देर तक नहीं सोया। छत की कड़ियाओं देखता रहा, जहां कभी उसकी मां चूल्हे का धुआं रोकने को बोरी टांगती थी। उसने सोचा, क्या मैं फिर से लौट जाऊं उसी दुनिया में जहां एसी के कमरों में गांवों के नक्शे बनाए जाते हैं, लेकिन कभी उनकी धूल नहीं महसूस की जाती। सुबह होते ही वह पुराने खेत पर गया। वहीं वो टप्पर खड़ा था जो उन्होंने मिट्टी और बांस से बच्चों के लिए बनाया था। अंदर बच्चे बैठे थे। रघु पढ़ा रहा था। मिट्टी के कण छोटे होते हैं, पर उनका बंधन बहुत मजबूत होता है। अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसने जेब से वो ऑफर लेटर निकाला और उसी मिट्टी में दबा दिया जिसमें कभी उसका बचपन खेला था। रात को रघु ने पूछा, भैया, क्या जवाब भेजा? अर्जुन ने कहा, जवाब नहीं भेजा। जड़ें कभी जवाब नहीं भेजती रघु, वो बस मिट्टी को थाम लेती हैं। गांव वालों को कुछ दिन बाद पता चला कि अर्जुन अब एक स्थायी मिट्टी शोध केंद्र खोलने जा रहा है, जहां गांव-गांव से बच्चे आएंगे और सीखेंगे कैसे अपने गांव को बचाना है अपने तरीके से। शहर की एक रिपोर्ट में बाद में लिखा गया, जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर मिट्टी से ऊपर उठना चाहते हैं, पर एक गांव है जहां एक इंजीनियर मिट्टी में झुककर खड़ा हुआ है और उसने दिखाया है कि जड़ों में भी ऊंचाई होती है। अर्जुन अब गांव की गलियों में साइकिल से घूमता है, बच्चों से बातें करता है और हर घर के आंगन में जाकर पूछता है, मिट्टी कैसी है आज? गांव की सुबह अब अलग थी। पक्षियों की चहचहाहट में बच्चों की हंसी घुलने लगी थी, पर अर्जुन के भीतर एक अधूरापन अब भी बचा था, जैसे कोई बंद दरवाजा जो अब तक नहीं खुला। वह दरवाजा था उस कमरे का जहां उसके पिता की चीजें संभाल कर रखी थीं। उस रात वह अकेले उस पुराने कमरे में गया। दीवारें काई से ढकी थीं, छत की लकड़ी चरमराती थी और एक कोने में वह पुरानी संदूक रखी थी जिसे वह मां के बाद कभी छू नहीं पाया था। सांस थामकर उसने ढक्कन उठाया। अंदर कपड़ों की गंध थी, पुराने खत थे और एक लाल मखमली डायरी जिसके ऊपर हल्के अक्षरों में लिखा था, धरती की बातें, रमेश कुमार। रमेश उसके पिता का नाम। डायरी पलटी। अंदर की स्याही थोड़ी फटी हुई, लेकिन भाव ताजा थे। मुझे पढ़ाई कभी पसंद नहीं थी, लेकिन मिट्टी की भाषा में समझता हूं। अर्जुन जब छोटा था तो उसके पांवों में वही धूल थी जो मेरे हाथों में लगती थी खेत जोतते वक्त। एक दिन वह बड़ा इंजीनियर बनेगा और शायद उस मिट्टी को पहचान पाएगा जिससे वह खुद बना है। अर्जुन की आंखें भर आईं। पिता, जिनसे वो कभी ठीक से बात नहीं कर पाया, उसकी जिंदगी को चुपचाप सींचते रहे थे, ठीक वैसा ही जैसे कोई किसान बीज बोकर उसकी ओर देखे बिना खेत छोड़ दे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, गांव के पुराने जल प्रवाह और बांधों का। नीचे लिखा था, अगर कोई दिन ऐसा आए जब गांव की प्यास मिटानी हो तो इन नालों को जोड़ देना। ये खेतों से गुजरेगा और कुएं को भर देगा। अर्जुन देर रात तक बैठा रहा, पिता की लिखावट को हाथों से छूता रहा, मानो अब वो पहली बार उन्हें जान रहा हो। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया। एक और काम बाकी है, उसने कहा। पिता की मिट्टी से एक नहर बनानी है और फिर गांव के लड़के, बूढ़े और औरतें फावड़ा लेकर निकल पड़े। 3 हफ्तों में पुरानी नालियां फिर से जुड़ गईं, पानी फिर बहने लगा, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों से रुकी हुई कोई याद
फिर से जिंदा हो गई हो। रघु ने पूछा, भैया क्या आप पापा को अब माफ कर पाए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कभी नाराज ही नहीं था, बस उनकी मिट्टी समझ नहीं पाया था। गांव में अब एक नया पत्थर लगा है उस कुएं के पास, जिस पर लिखा है, यह जल मार्ग श्री रमेश कुमार की याद में, जिनकी खामोशी में भी गांव बोलता रहा।